Hello students, welcome to online class of physics. Today in this lecture we are going to talk about a new topic. We are going to talk about a new force which is friction force, right? What is friction? An opposing force that comes into play, जो कब लगनी शुरू होती है? When an object moves or tends to move over the surface of another object, जब किसी एक सरफेस के ऊपर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट उसके रिलेटिवली, मतलब वो जिस सरफेस है उसके रिलेटिवली मूव करने की कोशिश करता है, तो वहां पे मोशन को अपोज करने वाली एक फोर्स बर्थ ले लेती है. उस फोर्स का नाम क्या है? फ्रिक्शन फोर्स है. द नेक्स्ट थिंग दैट ऑब्वियसली कम्स इनटू आवर माइंड दैट व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन, राइट? द कॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन इज बेसिकली irregularities of the surfaces. कोई भी सरफेस आपको देखने में जितनी भी स्मूथ लगे, पर अगर उसको कोई पावरफुल माइक्रोस्कोप लेके आप देखना शुरू करो, इट इज नॉट स्मूथ एट ऑल. तो एक्चुअल में क्या होता है कि सपोज करो अगर ये एक सरफेस है और इसके ऊपर मैंने ये दूसरा ऑब्जेक्ट रखा, तो आपको यहां देखने से लग रहा है कि जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो ये कंप्लीट हाथ, इस कंप्लीट हाथ को टच कर रहा है. बट इज दिस हैंड रेगुलर? नो, इट इज इररेगुलर. ठीक है, इररेगुलर का मतलब ये है कि देखने में ऐसा लगता है कि कोई ऑब्जेक्ट कंप्लीटली किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को टच कर रहा है, बट एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में जो कंप्लीट एरियाज एक दूसरे को टच नहीं करते, सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स पे एक दूसरे को टच करते हैं. तो देखने से तो ये लगता है कि ये सारे का सारा हमारा जो है दिस इज एरिया ऑफ कांटेक्ट, बट एक्चुअल में सिर्फ ये वाले पॉइंट, दीज आर द एक्चुअल कॉन्टेक्ट्स, सिर्फ यहीं पे कांटेक्ट होते हैं. अब अगर आपका एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो गया तो प्रेशर बढ़ जाएगा इन सरफेसेस के बीच में, बिकॉज प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया. तो जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा इन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स पे, तो दोनों सरफेसेस के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके बीच में एक फोर्स बर्थ ले लेती है. दे गेट बॉन्ड फॉर्मेशन विद ईच अदर, और वो क्या होती है, क्या बोलते हैं उस फोर्स को? फोर्स ऑफ एडहेशन, राइट? इसी फोर्स को ओवरकम करने के लिए आपको बॉडी के ऊपर अप्लाइड फोर्स लगानी पड़ती है. मींस दिस इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन. ये कॉज है, राइट? आता कहां से है ये, राइट? सपोज एक सरफेस है, उसके ऊपर हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा, तो यहां पे अभी हमने बता दिया कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा. सपोज करो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वजह से एक फोर्स लग रही है किस पे? ग्राउंड पे. तो ग्राउंड आपको उसके बदले में क्या देने वाला है? रिएक्शन. ये आपकी एक्शन फोर्स हो गई. किसकी वजह से हुई है? उसके वेट की वजह से. तो उसके वेट का एक कंपोनेंट नीचे को होगा, एक कंपोनेंट होगा इधर को, राइट? दूसरा, ये जो आपको रिएक्शन फोर्स मिली है, इस रिएक्शन फोर्स के भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे. एक कंपोनेंट ऊपर को, एक कंपोनेंट इस तरफ को. तो ये वाला जो कंपोनेंट है रिएक्शन फोर्स का, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स. ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स. तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है रिएक्शन फोर्स का, ये डाउनवर्ड कंपोनेंट ऑफ जो बॉडी का वेट है उसको बैलेंस करता है. और ये जो दूसरा कंपोनेंट है रिएक्शन फोर्स का, विच इज टेंजेंट टू द सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट,
जो कि सरफेस ऑफ कांटेक्ट के क्या है, टेंजेंशियली है, ये किसको बर्थ देता है, दिस गिव्स बर्थ टू फ्रिक्शन, राइट। तो आपको कॉज ऑफ फ्रिक्शन अभी समझ में आ गया। चलिए आगे कुछ टाइप्स डिस्कस करेंगे हम, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो एक फ्लो चार्ट के थ्रू तुम्हें बताता हूं। फ्रिक्शन जो है वो या तो स्टैटिक होता है या डायनामिक होता है। मतलब तो समझ गए, स्टैटिक जब बॉडी किस में है, रेस्ट में है, मतलब अभी चली नहीं है, फोर्स लग रही है उसके ऊपर, ये बात जान लेना। फ्रिक्शन तभी बर्थ लेता है जब अप्लाइड फोर्स लगनी स्टार्ट होती है। अगर किसी चीज पे कोई अप्लाइड फोर्स ना लगे मोशन में कॉज करने के लिए तो उसके पास फ्रिक्शन भी नहीं होता। डायनामिक फ्रिक्शन तब लगता है जब कोई चीज किस में होती है, मोशन में। अब डायनामिक फ्रिक्शन जो है ये दो तरह का होता है, वन इज स्लाइडिंग, दूसरा आता है रोलिंग। चलिए वन बाय वन इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। अभी ध्यान से समझना इसको, बहुत आसान चीज है। इमेजिन करो किसी सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, राइट। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर पहले कोई फोर्स नहीं लग रही थी, अप्लाइड फोर्स, इसका मोशन कॉज करने के लिए, तो इसके ऊपर कोई फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं थी। अब इसके ऊपर इस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स लगानी शुरू कर दी, इस डायरेक्शन, दिस इज अप्लाइड फोर्स। जैसे ही अप्लाइड फोर्स लगाई तो यहां पे दोनों सरफेसेस के बीच में और सरफेस के टेंजेंशियली एक फ्रिक्शन फोर्स ने बर्थ ले लिया। लेकिन यहां पे फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा थी हमारी अप्लाइड फोर्स से, तो ऑब्जेक्ट चल नहीं पाया। हमने क्या किया, हमने अप्लाइड फोर्स को बढ़ा दिया, तो फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ गई क्योंकि ऑब्जेक्ट अभी भी नहीं चला। तो अगर पहले केस में बात करें तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा थी अप्लाइड फोर्स से, तो बॉडी नहीं चली। फिर अब दूसरी बार फ्रिक्शन फोर्स और बढ़ गई, कैसे, क्योंकि हमने अप्लाइड फोर्स बढ़ा दी। हमारी अप्लाइड फोर्स बढ़ाने से भी ऑब्जेक्ट नहीं बढ़ा, इसका मतलब सर्टेनली वहां पे फ्रिक्शन भी बढ़ गया। धीरे धीरे आपने अप्लाइड फोर्स को और बढ़ाया, लेकिन फिर भी अब भी आपका फ्रिक्शन बढ़ गया था, इसलिए ऑब्जेक्ट फिर से नहीं चल पाया। ये मैं कैसे पता लगा रहा हूं, मैं फोर्स बढ़ाता जा रहा हूं, ऑब्जेक्ट चल नहीं रहा है, तो इसका मतलब जरूर मेरे फोर्स बढ़ाने से फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ती जा रही है। एक स्टेज ऐसी आएगी जहां पे जाके ये जो मेरी अप्लाइड फोर्स है ये फ्रिक्शन के बिल्कुल करीब पहुंच जाएगी, फ्रिक्शन फोर्स के। मतलब इसके बाद अगर मैंने थोड़ी सी भी फोर्स ऐड ऑन की अप्लाइड में तो बॉडी चलने लगेगी, राइट। इससे पहले नहीं चल रही थी। तो इससे पहले सीन क्या था, द फ्रिक्शन ऑफर्ड टू ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज एट रेस्ट इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। जब कोई बॉडी रेस्ट में पड़ी है और उसके ऊपर अप्लाइड फोर्स लग रही है लेकिन बॉडी नहीं चल रही अप्लाइड फोर्स लगने के बावजूद भी, तब जो फ्रिक्शन वहां पे एग्जिस्ट करता है उसको कौन सा फ्रिक्शन बोलते हैं, स्टैटिक। जिस स्टेज पे जाके आपके स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो गई उसको क्या बोल देते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी कि आपका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन की ही हाईएस्ट वैल्यू है। तो अगर मैं स्टैटिक फ्रिक्शन को Fs बोलता हूं तो लिमिटिंग फ्रिक्शन को Fs की मैक्सिमम वैल्यू बोलूंगा। S स्टैंड्स फॉर स्टैटिक। जब बॉडी चली नहीं है, अप्लाइड फोर्स लग रही है, तब जो फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है सरफेसेस के बीच में वो स्टैटिक। अप्लाइड बढ़ाते बढ़ाते स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ने लगा। एक स्टेज ऐसी आ गई कि अब मोशन स्टार्ट होने वाला है, तो उस टाइम तक जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ते बढ़ते बढ़ चुका होगा वो क्या बन चुका होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। जैसे ही आपकी अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल हो जाएगी
आपकी अप्लाइड फोर्स जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल हो जाएगी, उस केस में बॉडी मूव करने लगेगी, तब आपको जो फ्रिक्शन मिलेगा वो कौन सा फ्रिक्शन होगा? डायनामिक फ्रिक्शन होगा। और इस केस में बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर सकती है, राइट? क्योंकि नेट फोर्स उस पर जीरो हो चुकी है। तो अकॉर्डिंग टू गैलीलियो जब नेट फोर्स जीरो हो तो बॉडी या तो रेस्ट में या फिर यूनिफॉर्म मोशन में। अच्छा, अभी जैसे ही आपकी अप्लाइड फोर्स ज्यादा होगी, क्योंकि अब ये मूव करने लगा है, तो कई बार डायनामिक फ्रिक्शन को काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोला जाता है। कौन सा? काइनेटिक फ्रिक्शन। तब इसके पास जो फ्रिक्शन होगा कम हो जाएगा, उसके बाद कम एफर्ट लगाना पड़ता है, तो उसके पास जो फ्रिक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। द फ्रिक्शन बिटवीन टू सर्फेसेस व्हेन ए बॉडी इज एक्चुअली मूविंग ओवर द अनदर बॉडी इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। और इस केस में आपकी जो नेट फोर्स है मींस अप्लाइड फोर्स माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, अगर आप इसको मास से डिवाइड कर दो, जब आपकी जो अप्लाइड फोर्स है वो ज्यादा है किससे? काइनेटिक फ्रिक्शन से, तो आपका नेट फोर्स आएगा ना कुछ यहाँ पे F माइनस एफ के करके। नेट फोर्स के अंडर बॉडी किस में आ जाती है? एक्सेलरेटेड मोशन में। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन बॉडी की कितनी होगी? नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। दोबारा समझ लो, फोर्स लग रही थी, फ्रिक्शन पैदा हो गया था, फोर्स बढ़ाते जा रहे थे, फ्रिक्शन बढ़ता जा रहा था, तो जो फ्रिक्शन रेस्ट में ऑफर होता है स्टैटिक, वो फ्रिक्शन बढ़ते बढ़ते एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि बस उसके बाद मोशन स्टार्ट होने वाला है, या वो लिमिटिंग एफएस मैक्स, ठीक है, एफएस मैक्स की वैल्यू ज्यादा होती है एफएस से। फिर जिस स्टेज पे जाके आपकी अप्लाइड फोर्स आपके लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाती है, राइट, या उससे ज्यादा हो जाती है थोड़ी सी, मतलब एग्जैक्टली इसको ओवरकम कर गई, तो उस केस पे बॉडी मोशन में आ जाती है। तब जो उसके पास फ्रिक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट। तो जिस पॉइंट पे बॉडी स्टार्ट हो जाए मूव करना वो बन गया काइनेटिक। और अगर आपकी फोर्स अप्लाइड फोर्स काइनेटिक से भी ज्यादा हो जाए तो यूनिफॉर्म मोशन से वो किस में चली जाती है? एक्सेलरेटेड मोशन में। तब एक्सेलरेशन कितनी होती है? नेट फोर्स बाय मास, राइट। एक चीज यहां से ये पता चलती है कि जैसे जैसे मेरी अप्लाइड फोर्स बढ़ती गई वैसे वैसे फ्रिक्शन भी बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। एक स्टेज ऐसी आई जब बॉडी चल पड़ी, उस केस में फ्रिक्शन थोड़ा सा कम हो गया और उसके बाद जो उसके पास फ्रिक्शन था वो कांस्टेंट था। इसका मतलब जो अप्लाइड फोर्स है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसके बीच में भी ग्राफ दिया जा सकता है। इट इज दिस काइंड ऑफ ग्राफ। यहाँ पे स्टैटिक था, ये स्टैटिक की अपने पास मैक्सिमम वैल्यू थी, यहां तक क्या था? यहां तक आपका स्टैटिक था, यहां पे स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू थी, उसके बाद जो बचा वो तो काइनेटिक था, राइट। ग्राफ ओरिजिन से क्यों शुरू हुआ? क्योंकि अगर अप्लाइड फोर्स जीरो है तो फ्रिक्शन भी जीरो। इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। अगर एग्जाम में ये एक्सप्लेन करना आ गया तो ये सारी बातें थ्योरेटिकली डिस्कस करके ये ग्राफ बना दे, राइट। चलो, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? जब बॉडी किसी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करती है, राइट, उसके ऊपर घिस के आगे बढ़ती है। और रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर प्योरली रोल करती है, रोल, जैसे व्हील रोल कर रहा हो सड़क के ऊपर। तो सबसे पहले यहां पे हम लॉज ऑफ फ्रिक्शन डिस्कस कर लें। सबसे पहले मैं किसका लॉ डिस्कस करूंगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन का, यानी कि यही बोल लो स्टैटिक का। स्टैटिक और लिमिटिंग तो एक ही कैटेगरी को बिलोंग करते हैं ना। तो लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है? सबसे पहला लॉ आता है हमारे पास, 4 पॉइंट्स है इसमें, राइट। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये डिपेंड करता है किस पे? कंडीशन ऑफ सरफेस एंड स्टेट ऑफ पॉलिश। सरफेस की हालत कैसी है, मतलब रफ है या स्मूथ है, और उसकी ऊपर पॉलिश कैसी हुई है, राइट। दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करता है कि
लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है ये टेंजेंशियली एक्ट करता है सरफेस ऑफ कांटेक्ट के, इसके सरफेस ऑफ कांटेक्ट के। तीसरी चीज आ जाती है कि इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट होता है। मतलब एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ा दो या कम कर दो उससे फ्रिक्शन पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक शर्त है, एज लॉन्ग एज नॉर्मल रिएक्शन रिमेन्स सेम, जब तक उसका नॉर्मल रिएक्शन क्या रहे, सेम रहे, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे एक चटाई है, उसके ऊपर उसका ये मैटर नहीं करता कि चटाई का कितना एरिया फ्लोर के ऊपर टच है, उसका कम एरिया टच करेगा उसके ऊपर 10 किलो भार रख दो तब भी फ्रिक्शन उतना है, अगर ज्यादा एरिया टच करेगा तब भी फ्रिक्शन उतना है। लेकिन अगर 10 किलो की बजाय 15 किलो रख देते हो तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, इसीलिए भारी चीजों को खिसकाने में मुश्किल होती है, स्लाइड कराने में। चौथा आ जाता है कि अगर आपका नॉर्मल रिएक्शन कांस्टेंट नहीं रह रहा तो आपका जो फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन होता है, ठीक है। जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन या उसकी हाईएस्ट वैल्यू है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन होती है। अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू लगाऊं, देयर मस्ट बी सम कांस्टेंट, वो कांस्टेंट क्या आता है, म्यू एस, इसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, फ्रिक्शन ओवर रिएक्शन। कैसे डिफाइन करते हैं, फ्रिक्शन ओवर रिएक्शन। कोई ऐसा यूनिट नहीं होगी क्योंकि दोनों फोर्सेस हैं, और ये किस पे डिपेंड करता है, ये कंडीशन ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है, राइट। ये किसके लॉ आ गए, लिमिटिंग फ्रिक्शन के लॉ आ गए। इसके बाद अगर मैं आपको पढ़ाऊं काइनेटिक फ्रिक्शन के, तो काइनेटिक फ्रिक्शन के लॉज देख लो, राइट। अब काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में ये लॉज क्या है, पहला पॉइंट है काइनेटिक फ्रिक्शन का कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है ये अपोज करता है रिलेटिव मोशन को। मतलब आप ऐसा मत सोचना कि अगर कोई चीज चलने लगी है तो वहां पे फ्रिक्शन नहीं है, तब भी होता है। अदरवाइज आप एक फुटबॉल को किक कर दो, एक बार वो मोशन में आ गई उसके बाद तो कभी रुकती ना, लेकिन फाइनली रुकती है ना, क्यों, क्योंकि जब वो चल रही है तब भी एक फ्रिक्शन वहां पे एग्जिस्ट हो रहा है, राइट। दूसरा वही, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्टेट ऑफ पॉलिश पे। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी होता है। ये मत सोच लेना कोई चीज जो है, कोई व्हीकल है तेज जा रहा है तो वहां पे फ्रिक्शन फोर्स कम है, और कोई स्लो जा रहा है तो वहां पे फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है, नहीं, वहां पे अप्लाइड फोर्स का फर्क है बेसिकली। लेकिन बहुत ही ज्यादा लार्ज या बहुत ही स्मॉल वैल्यू ना हो वेलोसिटी की, क्योंकि अगर वेलोसिटी बहुत कम या ज्यादा हुई तो सरफेस की कंडीशन बदल जाती है, सरफेस की कंडीशन बदलेगी फिर तो फ्रिक्शन बदलेगा, राइट। तीसरा पॉइंट आ जाता है वही इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होती है, एरिया ऑफ कांटेक्ट। तो ये पॉइंट आपका सेम है। चौथा पॉइंट आ जाता है कि जो वही कब तक, एज लॉन्ग एज आर रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन उसका क्या रहे, कांस्टेंट रहे। अगर नॉर्मल रिएक्शन कांस्टेंट नहीं है तो आपका जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन होगा। मतलब जितना नॉर्मल रिएक्शन बढ़ता जाएगा, और नॉर्मल रिएक्शन आता कहां से, भार से आता है या उसके किसी कंपोनेंट से आता है, तो जितना किसी चीज का भार बढ़ता रहेगा उतना नॉर्मल रिएक्शन बढ़ता रहेगा, उतना ही काइनेटिक फ्रिक्शन बढ़ता रहेगा, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू लगाऊं, यहाँ पे कोई कांस्टेंट आना चाहिए, दैट इज म्यू के, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो म्यू के को भी कैसे देंगे, इसको भी काइनेटिक फ्रिक्शन बाय नॉर्मल रिएक्शन से देंगे। यहाँ इसकी भी कोई ऐसा यूनिट नहीं आएगी। एक बात पक्की है कि अगर आपका काइनेटिक फ्रिक्शन कम है आपके स्टैटिक फ्रिक्शन से या आपके लिमिटिंग फ्रिक्शन से, तो ये बात बिल्कुल पक्की है कि जो म्यू के की वैल्यू है वो कम होती है म्यू एस के साथ, स्टैटिक के साथ, राइट। इस बात का आप यहाँ पे ख्याल रखो। चलिए उसके बाद एक और चीज डिस्कस करते हैं जल्दी से,
व्हाट इज दैट? सपोज करो कि एक सरफेस है जिसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, राइट? इस ऑब्जेक्ट का कोई मास m है, जिसकी वजह से इसकी एक डाउनवर्ड फोर्स लग रही है mg। तो ये इस सरफेस को प्रेस करने की कोशिश करेगी और वो सरफेस इसके बदले में इसको क्या देगी? रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल का मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर। अब मैं इसको करवाना चाहता हूं मूव, तो मैं इसके ऊपर क्या लगाऊंगा? दिस वाज नॉर्मल रिएक्शन। मैं इसके ऊपर लगाऊंगा अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स जैसे ही लगाना शुरू करूंगा, इसके बदले में मुझे क्या मिल जाएगी? फ्रिक्शन फोर्स, राइट? तो अब यहां पे ध्यान से देखो, दो चीजें हैं, एक तो फ्रिक्शन फोर्स है, एक नॉर्मल रिएक्शन, राइट? अगर मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट देखना हो तो वो क्या होगा? क्या कंप्लीट करूंगा? इसकी पैरेललोग्राम कंप्लीट करूंगा। यहां पे पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के बाद ये रिजल्टेंट होगा, लेट मी कॉल इट आर डैश रिजल्टेंट, क्योंकि आर तो मैंने रिएक्शन के लिए फिक्स कर लिया है। अब एक चीज डिफाइन करता हूं मैं, और इसको क्यों बोलते हैं ऐसा ये भी बताऊंगा। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल मेड बाय, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट ऑफ force of friction and normal reaction with the normal reaction। कॉम्प्लिकेटेड सी हो गई ना थोड़ी सी, दोबारा सुनो। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट, किसका रिजल्टेंट? ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। किसके साथ? विद नॉर्मल रिएक्शन। इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्यों बोलता हूं? क्योंकि यही एंगल फ्रिक्शन की वैल्यू को डिसाइड करेगा। ये एंगल बढ़ेगा तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगी, ये एंगल कम होगा तो फ्रिक्शन फोर्स कम होगी। कैसे? अभी बता देता हूं, ध्यान देना। यहां से मुझे जरा tan थीटा कैलकुलेट करके दे दो। tan थीटा अगर तुम यहां से कैलकुलेट करो तो क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन क्या आएगा? बेस, राइट? परपेंडिकुलर कौन है? व्हाट इज परपेंडिकुलर? दिस डिस्टेंस, यानी कि ये वाली लेंथ, और ये किसके बराबर है? एफ के। एंड व्हाट इज बेस? दिस रिएक्शन आर। व्हाट इज दिस? tan थीटा इज इक्वल टू एफ बाय आर। बॉडी अभी किस में है? रेस्ट में है, या लेट्स से मोशन में भी है। इवन इन दैट केस फोर्स बाय रिएक्शन, फ्रिक्शन बाय रिएक्शन किसके बराबर होता है? म्यू के। म्यू किस चीज को बताता है? फ्रिक्शन को। जितनी म्यू की वैल्यू हाई होती है उतना फ्रिक्शन ज्यादा होता है, जितनी म्यू की वैल्यू कम होती है उतना फ्रिक्शन कम होता है। अब यहाँ पे ये क्लियरली दिख रहा है कि ये म्यू किस पे डिपेंड कर रहा है? थीटा पे, क्योंकि tan थीटा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब थीटा बढ़ाओ तो tan थीटा की वैल्यू बढ़ती है। 0 से लेके 90 एंगल के लिए tan की वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी तक जाती है, तो 0 से बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी हुई ना, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो अगर थीटा बढ़ेगा तो म्यू बढ़ेगा, इसका मतलब फ्रिक्शन बढ़ेगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन को एक्चुअली कौन डिसाइड कर रहा है? ये वाला एंगल, जो कि किसने बनाया? रिजल्टेंट ने बनाया। किसके रिजल्टेंट ने? एफ और आर के रिजल्टेंट ने। किसके साथ? आर के साथ। सो वी कॉल इट एंगल ऑफ फ्रिक्शन, राइट? तो क्या पता चलता है यहां से? यहां से पता चलता है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, राइट? याद रखना कौन सा होता है एंगल? ये वाला। कभी भी गलती से ये वाला एंगल मत मान लेना, क्योंकि फ्रिक्शन को ये एंगल डिसाइड कर रहा है। उसके बाद एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है मेरे पास डिस्कस करने के लिए। सपोज करो कि मेरे पास एक इंक्लाइंड सरफेस थी। इंक्लाइंड सरफेस
एट सम एंगल, ठीक है। इस इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर क्या था, ध्यान देना, इस इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट पड़ा था। लेट्स से दिस एंगल इज फाई थीटा की तरह एक सिंबल है, नथिंग एल्स। अगर इस बॉडी का मास m है तो वर्टिकली डाउनवर्ड, ये डायग्राम्स बच्चे अक्सर गलत बनाते हैं, ध्यान देना, वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगी mg, राइट। अगर मैं यहां पे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दूं, कहां पे, यहां पे, हियर यू सी, तो दिस एंगल इज ऑल्सो फाई। कोई बताएगा कैसे, किस प्रॉपर्टी के थ्रू, वही प्रॉपर्टी, एंगल बिटवीन टू लाइन इज द सेम एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर। जितना एंगल दो लाइंस के बीच में होता है उतना ही उनके परपेंडिकुलर के बीच में होता है। फाई किनके बीच में था, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच में। अब ये जो mg वाली लाइन है ये नीचे वाली लाइन के परपेंडिकुलर, और ये जो डॉटेड लाइन है ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो जो एंगल इन दोनों के बीच था वही एंगल इन दोनों के बीच। तो अगर अभी हम यहाँ पे क्या करें, mg को ब्रेक करें, तो mg का इस तरफ कौन सा कंपोनेंट होगा, mg cos फाई, और इस तरफ कौन सा कंपोनेंट होगा, mg sin फाई, और ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर हमें क्या मिलेगी, रिएक्शन, राइट। यही चीज होगी। इतनी सिंपल सी चीज में देखो इतना फिजिक्स और इतना वेक्टर छुपा होता है। चलिए अब क्या ये स्लाइड करके नीचे आएगा, कोई जरूरी नहीं है। सपोज करो ये मेरा हाथ है, इसके ऊपर मैंने कोई चीज रखी है, राइट। अभी इसका एंगल 0 है, ऐसे धीरे धीरे एंगल बढ़ाऊंगा। अभी ये किसी एंगल थीटा पे, क्या ये नीचे को आ रहा है, अरे ऐसे नहीं, लाइक दिस, इज इट कमिंग डाउन, नो, नीचे नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है नीचे, क्योंकि इसके ऊपर नीचे लाने वाली फोर्स लग कौन सी रही है, mg sin फाई, और इसके अपोजिट एक फोर्स लग रही है, कौन सी, वही जो मोशन का अपोज करती है, दैट इज फ्रिक्शन। अभी हमें पता है कि फ्रिक्शन ज्यादा है तो ये इसको नीचे स्लाइड होने नहीं दे रहा। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे एंगल बढ़ाना शुरू करेंगे, धीरे एंगल बढ़ाना शुरू करेंगे। अगर मैं फाई की वैल्यू इंक्रीज करूंगा तो मेरे mg sin फाई की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। क्यों, साइन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, साइन कौन सा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर फाई इंक्रीज करेगा तो mg sin फाई भी इंक्रीज करेगा। तो धीरे धीरे mg sin फाई कंपोनेंट एक स्टेज पे जाके फ्रिक्शन को क्या कर जाएगा, ओवरकम कर जाएगा, और ये ब्लॉक जो है ये नीचे की तरफ क्या करने लगेगा, स्लाइड करने लगेगा। जिस एंगल पे जाके, जिस फाई एंगल के लिए ये स्लाइड नीचे को करने लगेगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। क्या होता है एंगल ऑफ रिपोज, द एंगल ऑफ प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन। क्या होता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन at which a body kept on surface begins to मूव करना स्टार्ट कर देती है उस स्टेज पे जाके। तो अभी अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो जो फ्रिक्शन फोर्स है ये, अब mg ये वाला तो खत्म हो गया ना, इसको तो रिजॉल्व कर लिया, ये तो खत्म हो गया अपना। तो अलोंग हॉरिजॉन्टल कौन सी फोर्सेस बची हैं, फ्रिक्शन किसको हैंडल कर रही है, mg sin फाई को, और r किसको हैंडल कर रहा है, mg cos फाई को। यही चीज है। क्या करो, दोनों को डिवाइड कर दो, लेफ्ट हैंड साइड पे f से r डिवाइड होगा, mg sin फाई से mg cos फाई डिवाइड होगा, तो mg और mg कट जाएंगे, sin फाई और cos फाई क्या हो जाएगा, tan फाई। अब f बाय r क्या है,
एफ बाय आर तुम्हारा म्यू है। म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसके बीच में? बिटवीन दिस ब्लॉक एंड सरफेस ऑफ द प्लेन, जिसके ऊपर ये बॉडी क्या करना चाहती है? मूव करना चाहती है, राइट? तो वो एंगल जिस पे किसी प्लेन को इंक्लाइन किया जाए कि उसके ऊपर रखी हुई चीज क्या करने लग जाए? स्लाइड डाउन करने लग जाए, उसको एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। व्हाट डू यू सी फ्रॉम दीज टू एक्सप्रेशंस? यहाँ पे आया है tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, वहां पे आया है tan फाई इज इक्वल टू म्यू। अगर मैं इक्वेट करूं तो tan फाई इज इक्वल टू tan थीटा, यानी कि फाई इज इक्वल टू थीटा आ जाएगा। व्हाट डज दैट मीन? कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज न्यूमेरिकली एक दूसरे के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, राइट? आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। चलिए आगे मैं जो चीज डिस्कस करना चाहता हूं वो क्या है? हमने काइनेटिक फ्रिक्शन की दो टाइप्स पढ़ी थी, डायनामिक फ्रिक्शन की। डायनामिक बोल दो, काइनेटिक बोल दो, एक ही बात है, ठीक है? डायनामिक फ्रिक्शन दो तरह का था। सबसे पहला था स्लाइडिंग। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, जब कोई बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर क्या करती है? स्लाइड करती है, तो उसके मोशन के अपोजिट एक फोर्स लगती है जो उसके मोशन को अपोज करेगी। उस फ्रिक्शन को स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। दूसरा क्या होता है? रोलिंग फ्रिक्शन। तो हमें रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस करना है, ध्यान देना। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? जब किसी व्हील को या किसी सिलेंडर को एक सरफेस के ऊपर रखते हैं तो उसका कौन सा मोशन होता है? रोलिंग मोशन होता है विदाउट स्लिपिंग, ठीक है? मतलब जब कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में आ जाए, व्हील है जैसे वो गोल गोल घूमने लगे बिना स्लिप किए, जरा सा भी स्लिप नहीं करना चाहिए, देयर मस्ट बी नो स्लिप एट ऑल, प्योरली रोलिंग मोशन होना चाहिए। तो जब कोई बॉडी किसी सरफेस के ऊपर रोल करती है तो उसके बीच में एक अपोजिंग फोर्स पैदा हो जाती है जो कि उस रोलिंग को नहीं होने देना चाहती। ऐसे फ्रिक्शन को, ऐसी अपोजिंग फोर्स को क्या बोलते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, राइट? यहां पे ध्यान देना कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है इसका कॉज समझ लेना, रोलिंग का कॉज समझ लेना बहुत जरूरी है। सपोज करो ये कोई सड़क है, पहले फ्लैट है, प्लेन है, अभी इसके ऊपर एक व्हील है, देयर इज अ व्हील ओवर इट। तो ये जो व्हील है इसके ऊपर, इसकी वजह से, इस व्हील की वजह से रोड जो है, जिस पॉइंट पे व्हील रोड को टच करेगा वहां पे एक हल्का सा एक गड्ढा बन जाएगा, राइट? लेट्स से व्हील उस मैनर में रोल कर रहा था, तो मैं 3 पॉइंट सपोज कर लेता हूं, P, Q, R। ध्यान देना, अभी क्या होना है, यहां पे क्या कॉज हो गया? एक डिप्रेशन, दब गई वहां से जमीन, क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट कम था, प्रेशर बढ़ गया। एरिया कम है तो प्रेशर बढ़ेगा ही ना। और यहां पे क्या क्रिएट हो गया? एक माउंट, एक थोड़ी ऊंची सी जगह, एक हल्का सा हम्प। अभी इस व्हील को अगर आगे जाना है तो क्या करना होगा? इसको अपने आप को PQ रीजन से डिटैच करना होगा। PQ पोर्शन से क्या करना होगा? डिटैच। और QR पोर्शन को क्या करना होगा? ओवरराइड। तो इसको ओवरराइड करने में इसको क्या लगेंगे? थोड़े एफर्ट्स लगेंगे। दोज एफर्ट्स आर द मेजर ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे ये आगे बढ़ेगा फिर से नई जगह पे गड्ढा बन जाएगा, फिर से आधे पोर्शन से तो उसको डिटैच होना होगा, बाकी आधे पोर्शन को ओवरराइड करना होगा। उसको ओवरराइड करने में कोई एफर्ट्स लगेंगे, वो किसको जन्म देंगे? रोलिंग फ्रिक्शन को। जब आगे जाएगा फिर से गड्ढा क्रिएट होगा, फिर से सेम चीज, फिर से ओवरकम, फिर से वहां पे क्या है? रोलिंग फ्रिक्शन। तो
तो ये डिप्रेशन और माउंट कॉन्टिन्यूसली आगे 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 जैसे बॉडी बढ़ती है बनते जाते हैं, तो इसका मतलब बॉडी के साथ रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा रहेगा। बात समझ में आई? चलो, एक बात यहां पे बड़ी फेमस है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है, रोलिंग फ्रिक्शन दैट इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, ध्यान से समझना। देखो, जब कोई बॉडी प्योरली रोल करती है बिना स्लाइड किए, जो कि एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, ये थ्योरेटिकली बात कर रहा हूं मैं, प्रैक्टिकली तो स्लाइड करती है थोड़ा सा, ठीक है। जब वो रोल करती है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है उसकी वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी किसके विद रिस्पेक्ट टू सरफेस के विद रिस्पेक्ट टू, वो क्या होती है? जीरो होती है। रिलेटिव, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है विद रिस्पेक्ट टू सरफेस क्या होती है? जीरो होती है। जिसका सीधा सीधा मतलब है कि वहां पे कोई भी स्लाइडिंग नहीं है, सिर्फ क्या करना है? माउंट को ओवरराइड करना है। सिंस देयर इज नो स्लाइडिंग, तो इसका मतलब वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से क्या है? कम है, क्योंकि माउंट करने में एफर्ट्स कम लगते हैं, स्लाइड करने में एफर्ट्स ज्यादा लगते हैं। कोई इंटरलॉकिंग नहीं, कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं, कोई बॉन्ड टूटने नहीं है ताकि रिलेटिवली मूव करना पड़े, राइट। बस रोलिंग होती है यहाँ पे, रिलेटिव मोशन उसके विद रिस्पेक्ट टू कुछ नहीं होता, रोलिंग होती है प्योर। तो कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होती पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की। इसी वजह से रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से क्या होता है? कम होता है। अब जैसे हमने वैसे तो पढ़ लिया था उसके लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, नो डाउट, लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन के थोड़े डिफरेंट है, आता उसके अंडर ही है चाहे, तो उसके लॉज समझ लो। पहला लॉ क्या है, क्या समझा रहा हूं मैं? लॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, आसान सी चीज है, ध्यान से समझो। फर्स्ट पॉइंट इसका कहता है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है, एफ आर का नाम देता हूं इसको, जैसे एफ के काइनेटिक, एफ एस स्टैटिक, एफ एस मैक्स लिमिटिंग, एफ आर रोलिंग। तो ये जो रोलिंग मोशन है ये नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फर्स्ट पॉइंट इज। सेकेंड पॉइंट इज जो रोलिंग फ्रिक्शन है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द टायर होता है। क्या होता है? रेडियस ऑफ द व्हील और सिलेंडर। अगर आप एक सिलेंडर को रोल करवा रहे हो तो इसका रेडियस, अगर एक व्हील है तो उसका रेडियस, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब जितना बड़े रेडियस का, यानी कि जितना बड़ा व्हील होगा उतना ही ज्यादा वहां पे हमें फ्रिक्शन ऑफर होगा, राइट। अगर उतना ही कम फ्रिक्शन ऑफर होगा। अगर दोनों को कंबाइन कर दूं मैं तो मेरे पास बनता है ये चीज, ओके। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे इज इक्वल टू लाना है। अगर मैं यहाँ पे इज इक्वल टू लाऊंगा तो मेरे पास कोई कांस्टेंट आना चाहिए, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ आर। यहाँ पे क्या है, ध्यान रखना तो तुम सिंबल मत कंफ्यूज कर देना। रिएक्शन फोर्स है, ये किसकी वजह से आई है? वेट की वजह से आई है, ठीक है। आर क्या है? रेडियस किसका? व्हील या सिलेंडर का। म्यू आर क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन बिटवीन व्हील एंड सरफेस। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन गया? ये। जरा कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये बनेगा यहां से एफ आर बाई कैपिटल आर इंटू आर। ये आर तो सब्सक्रिप्ट में है रोलिंग बताने के लिए। अच्छा, फ्रिक्शन की यूनिट्स न्यूटन, रिएक्शन की यूनिट्स न्यूटन कट गए, साथ में क्या बचा? सिर्फ आर। इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन बाकियों से अलग कैसे है? इसकी एसआई यूनिट है मीटर। क्या है? मीटर। जबकि म्यू के या जो म्यू एस था
इनकी कोई भी यूनिट नहीं थी. This is how coefficient of rolling friction is different from coefficient of kinetic friction and coefficient of static friction. So this was all about today's lecture. Hope you have enjoyed it. Thank you.